उस वक्त मैंने तकरीर की, इलेक्शन के हवाले से बात की, मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज आया हूँ, हालात पे भी बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आज मिशन थोड़ा हटके है। आज थोड़ी सी खुदगर्जी भी आई है। खुदगर्जी इस लिहाज से कि आज मुझे न सिर्फ तंजीम की मजबूती के लिए बात करना है, बल्कि अपने लिए भी कुछ यहाँ से हासिल करके जाना है, और वो है आपके कीमती वोट और आपके मदद का यकीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला कुपवारा पार्लिमानी हलके से मुझे मैंडेट देने का फैसला किया। हकीकत यह है कि मैं अपनी जगह तंजीम को मजबूत करने के मिशन पे निकला हुआ था, लेकिन हालात ने एक अजीब करवट ली। मैं तो शायद ये सोच रहा था कि मुमकिन है चौधरी रमज़ान साहब यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के कैंडिडेट होते और मैं उनके लिए आके वोट मांग रहा होता, लेकिन फिर हम लोग चौधरी साहब के साथ बैठे, हमने इनसे कहा ना ठीक है, इंशाल्लाह पार्लियामेंट का मैंडेट भी आपको होगा, इंशाल्लाह जीतोगे भी आप, लेकिन उसके बाद आपके जगह हम असेंबली में किसको भेजेंगे फिलहाल। और ये हमारे लिए एक जो है मुश्किल सवाल बन गया। तो ये देखते हुए कि 2 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन होने हैं, एमएलए के इलेक्शन होने हैं, इंशाल्लाह उन इलेक्शनों में न सिर्फ आप एमएलए बनाओगे बल्कि मिनिस्टर बनाओगे, वजीर आला बनाओगे। तो तंजीम ने फिर फैसला किया कि क्योंकि दिल्ली की मुकम्मल कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की जो है वो हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ बारामूला कुपवारा की सीट पे, और तंजीम ने ये फैसला किया कि मुझे यहाँ से मैंडेट दिया और मुझे इस लड़ाई में उतारा, और मैंने ये चैलेंज कबूल किया, क्योंकि वैसे भी मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी मुकाबले से पीछे हटूं, और मैंने सोचा चलिए ना देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि आखिरकार हार जीत पहले तो अल्लाह ताला के हाथों में है और फिर लोगों के हाथ में है, और मेरे मुस्तकबिल में जो होगा सो होगा। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि किस तरह मेरे जो मुखालिफ हैं उनका रुख बदल गया, उनकी बातें बदल गई, उनके मीडिया से जो है बयानों में तब्दीली आई। जब मैंने पहले तंजीम ने ऐलान किया कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे ऊपर वो टूरिस्ट का नाम लगा, कहा यार ये टूरिस्ट है। मैंने कहा ठीक है ना, अगर आपको मैं टूरिस्ट नजर आता हूँ तो जिस हिसाब से मैं टूरिस्ट हूँ उस हिसाब से आप भी टूरिस्ट हो। रहते वो भी श्रीनगर में है, मेरा भी अक्सर बेशतर वक्त जो है वो श्रीनगर में होता है, वो यहाँ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। मेरा भी जो है रिश्ता, मेरा असेंबली हल्का जो है इससे पहले वो बीरू है, वो भी बारामूला पार्लिमानी हल्के का एक हिस्सा है। मेरी दादी जो है वो टंगमर्ग से है, वो भी बारामूला का हिस्सा है। मेरा घर टंगमर्ग में है, वो भी बारामूला का हिस्सा है। तो अगर वो टूरिस्ट तो चलिए ना, मैं भी टूरिस्ट। लेकिन चलिए शुरू में उन्होंने मुझे टूरिस्ट कहा, मुझे इसमें कुछ बुरा लगा नहीं। लेकिन पिछले दिनों जब मैं अपने कागज भरने के लिए, मैंडेट भरने के लिए बारामूला गया, वहाँ फिर प्रेस वालों ने पकड़ा, उन्होंने मुझसे सवाल किया और कहा जनाब आपके मुखालिफ कहते हैं कि आपने बारामूला की सीट पे लड़ने का फैसला किया क्योंकि ये आपके लिए सेफ सीट है, यहाँ से आप हार नहीं सकते हो। मैंने कहा ना ये अचानक करवट कहाँ से, ये बदलाव कहाँ से आया? पहले तो आप कह रहे थे मैं टूरिस्ट हूँ, अब आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि ये सेफ सीट है। अल्लाह का करना देखो, उस वक्त लोगों का जो रिस्पांस रहा, इतने लोग आए, जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा 18 के 18
जो असेंबली हल्के हैं वहाँ से लोग बारामूला आए और हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए। उसी से शायद मेरे मुखालफों को पता चला कि वाकई इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेफ सीट है और 4 जून को ये साबित होगा। लेकिन इनकी कोशिशें जो है वो कम नहीं है। मरकज, बीजेपी, नागपुर वो लगे हुए हैं यहाँ किसी ना किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। एक दूसरे को लाते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं, लेकिन आप देखें हर किसी का निशाना अगर इसमें है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया करने वाले मरकज की हुकूमत, अगर हमारा झंडा गया करने वाले ये, अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार सारा कुछ तहस नहस हुआ करने वाला दिल्ली, लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी, मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। और बीजेपी का साथ इनका पहले से ही है। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की ना। जब हम लोग उस वक्त हालात ऐसे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्ताफ बुखारी साहब मिलने आए पीडीपी के तरफ से, उन्होंने मदद मांगी, कहा कि हम मरकज की साजिशों को रोकना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलके हमारी मदद करोगे तो यहां हम हुकूमत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना शर्त, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2016 में भी 2015 में सर, जब मुफ्ती साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, मत करिए। आपको अगर इख्तिदार चाहिए, आपको अगर वजीर आला बनना है तो बीजेपी की मदद से मत बनिए, हम आपकी मदद करेंगे और बिना किसी शर्त। हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए। हमारी एक ही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इन बीजेपी वालों को आप मत लाएं, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। 15 में उन्होंने पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जो हुआ सो हुआ। 16 में बिल्कुल यही हुआ। फिर 18 में जब अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त पीडीपी की मदद की, उस वक्त जो मेरे आज मुखालिफ उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है, जो सबको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करने के लिए कौन निकला? उनको चिट्ठी देने के लिए कौन आया? उनको वजीर आला यहां बनाने के लिए किसने जो है गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी? यही बीजेपी वाले, यही नागपुर वाले। क्या वो इनकार कर सकता है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2018 में यही सजाद लोन साहब थे? आज भी यही बीजेपी वाले जो हैं इसकी मदद करने के लिए निकले हुए हैं। रविंद्र रायना साहब यहां आते हैं, उनका कोई उम्मीदवार तो है नहीं मैदान में। वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? जब तरुण चुग साहब यहां श्रीनगर आते हैं और वहां बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तो किसके साथ करते हैं? किसको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं? किसको मदद करने के लिए करते हैं? जब मरकज का खजाना खुलता है तो किसके लिए खुलता है? आखिरकार इन सवालों का इनको जवाब देना होगा। जिस तंजीम ने इस मुल्क में नफरत और जहर मुसलमानों के खिलाफ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उस तंजीम से ये लोग जो है अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऐलान करता है कि अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत के जाएगा तो वो कभी भी बीजेपी की वहां पार्लियामेंट में मदद नहीं करेगा?
क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो जगह जगह ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम अगर जीत के यहां से गए तो हमारा एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज, एक एक वोट इस बीजेपी की नफरत, इस बीजेपी की जहर के खिलाफ होगा। हम अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे, हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे, अपने वजूद के लिए लड़ेंगे। जो साजिश आज रचाई जा रही है, एक बार फिर हमें इक्तिसादी गुलामी के तरफ जो लिया जा रहा है, हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता नहीं। आज आप सब सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको अपना कोई दिखेगा नहीं। तमाम जो है बाहर से आए हुए अफसर सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं। आप ठेका लेने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा आपको। यहां तक रेत, जो दरिया में से रेत हम लोग निकालते हैं, उसका भी ठेका यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। बाहर से लोग आके ये ठेके ले लेते हैं। हमारे हाईवे पे जो टोल इकट्ठा होता है, गाड़ी हमारी, सड़क हमारा, तेल हमारा, जमीन हमारी, लेकिन टोल पकड़ने वाला बाहर का। बिजली का निजाम देखिए, जो दावा करते हैं कि उन्होंने तूफान किया यहाँ पे, आज 6-6, 8-8 घंटे बिजली कट, और बिजली की कीमत, बिजली का फीस, बिजली का बिल अब आसमान में। जहां मेरे दौरे हुकूमत में मुश्किल से 300-400 रुपए महीने बिजली का बिल होता था, आज पिछले दिनों इन्होंने जो मिनिमम बिजली का बिल जो किया है एग्रीमेंट, वो 1650 रुपए का किया हुआ है। 1650 से कम बिजली का बिल आएगा ही नहीं। बिजली की कीमत, पानी की कीमत, राशन कहीं मिलता ही नहीं। जो कलम दवात वाले हैं वो जवाब दें, राशन का स्केल किसके दौर में कम हुआ? इनके दौर में। एपीएल को किस वक्त में, किस दौर में राशन के इस स्कीम से निकाला गया? इनके दौर में। बीपीएल का जो कोटा 5 किलो किया, वो किसके दौर में किया? चीनी कब राशन कार्ड से गायब हुआ? इनके दौर में। मिट्टी का तेल कब राशन कार्ड से हमें मिलना बंद हुआ? इनके दौर में। अरे बीजेपी की सबके साथ कहीं ना कहीं तार जुड़ी हुई है। ये कलम दवात वाला जो मेरे खिलाफ उम्मीदवार है, पूछिए इससे, जब 370 का राज्यसभा में वोट होना था, ये कहां था? कहां था ये? क्योंकि उस वक्त बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी, ये गैर हाजिर रहा। इसने 370 के हटाने के खिलाफ वोट नहीं डाला। इस जो आज पीडीपी का मैंडेट लेके मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतरा हुआ है, इसने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए राज्यसभा से उस वक्त गैर हाजिर रहा। क्या हम दोबारा ऐसे नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं जिन्होंने ड्रामा करके बीजेपी की मदद की, जो आज भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जो आज भी इस मुल्क में जहर फैला रहे हैं, जो आज भी इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम, चाहे सीएए के नाम, चाहे किसी और नाम से। मकसद उनका सिर्फ इतना है कि नफरत फैलाने के अलावा वो और कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन इस नफरत का इलाज हमारे पास है, अगर कि हम वो इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 मई को आपने अपने नुमाइंदे का फैसला करना है। अब मैंने मैंडेट कागज भरने से पहले ही थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका जो है आपको दिखाया। 12 घंटे मैंने उस दिन पूरे जिले का दौरा किया, देखने के लिए कि कहां पे कहां ये हम सब जो है ये सैलाब से मुतासिर हुए हैं, कहां हम मदद कर सकते हैं, कहां हम लोगों की आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेरे खिलाफ जिसने मुझे टूरिस्ट कहा, उसको 4 घंटे लगे ना, फिर नाइट सूट में उसको घसीट के बाहर निकाल के 2 जगह घुमा के ले गए। वो था कहां? वो था कहां? मेरे ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है ना। जहां मैंने 12 घंटे दौरा किया, आपने तो 2 घंटे भी नहीं किया। और ये मैंने कब किया? जब मैं आपका नुमाइंदा बना भी नहीं था। इंशाल्लाह पार्लियामेंट का मेंबर बनूंगा। आप लोग एक दिन मेहनत करिए 20 तारीख मई को, उसके बाद इंशाल्लाह अगले 5 साल मैं मेहनत करके आपको दिखाऊंगा। और मैं जानता हूं
ये लंगेट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला होता खड़ा है। इसको कमजोर हमने अपनी गलतियों से किया है। इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें कसूर वर्कर का नहीं है, उसमें कसूर मेरे जो यहाँ फौज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कसूर इनका नहीं है, कसूर मेरा है, कसूर हम लोगों का है जो जिन्होंने श्रीनगर में बैठ के आपके लिए फैसले किए और उसका खमियाजा हमने यहाँ लंगेट में भुगता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला जो है वो कायम करके रहेंगे, नहीं करेंगे गलती, नहीं देंगे धोखा। बस मेरी मोतबाना आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके 20 तारीख मई को आप ये हल का बटन देख लीजिए मशीन पे। मेरे जो कांग्रेस के साथी हैं आपके साथ तरह तरह की बातें होंगी, आपको तरह तरह के जो है झांसे दिए जाएंगे, आपको मुख्तलिफ तरफ से खींचने का काम किया जाएगा। मेहरबानी करके आप देख लीजिएगा, बीजेपी के खिलाफ मैदान में हम लोग उतरे हैं, बीजेपी के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, कंधे से कंधा हमने आप लोगों के साथ मिलाया। किश्तवाड़ मैंने 4 दिन वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए कैंपेन किया, जनाब फारूक साहब ने रमन भल्ला साहब के लिए कैंपेन किया। यकीन दिलाते हैं इस मशीन में हाथ का निशान नहीं होगा, लेकिन मिलके हम इस इलाके की तरक्की करेंगे, इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, इस इलाके को ऊपर उठाएंगे। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल भी होगा, फाइनल का भी ब्यूगल बज चुका है। आप देखें हमारे साथी तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त में इलेक्शन असेंबली का ब्यूगल बजेगा। मैं तो कहता हूं शायद जुलाई में ही ये मत सिलसिला शुरू करें। इसलिए मेहरबानी करके जो आप आज वोट डालोगे इसका असर जुलाई अगस्त में भी पड़ेगा। तो मेहरबानी हमारे ऊपर ये करें, सही फैसला करिए, क्योंकि आपके फैसले का असर इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी नुमाइंदगी करने का एक मौका देंगे, मुझे आजमाएंगे आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस आजमाइश में मैं आपको जो है मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बस अब इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत